नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 54वां दिन है। सोमवार 26 फरवरी 2018 शीलकंठ से नीलकंठ, चमेली, मंजली, बावरी घाट, नेहलाई, रेऊगांव, मर्दानापुर। आज से ठीक एक महीना पीछे भारतवासियों ने गणतंत्र लोकतंत्र का पर्व मनाया। उसी तरह आश्रम में रुके लोग को देख रवि जी ने उन्हीं का तंत्र अपना सुबह 4:45 पर अन्य परिक्रमा वासियों के साथ ही जाग गए और आसन छोड़ अपने सारे नित्य के काम निपटाने लगे। आश्रम में शौचालयों की कुल संख्या 3, स्नान हेतु लगे नलों की संख्या 2-3 और एक बाथरूम। कुल रुके हुए परिक्रमा वासियों की संख्या 15 से 16 और हर किसी को हड़बड़ी, मानो थोड़ी ही देर में बारात आने को है। मैं इन सबसे विरला सुबह 5:40 तक आसन पर लेटा सोता रहा। आखिर सारे लोग किस जल्दी में हैं। सारे प्रातः के कार्यों के बाद मैंने स्नान किया और फिर हम दोनों ने पूजा की। मन तो था कि थोड़ा और उजाला होने तक कल की ही भांति तट पर जाकर मैया में स्नान का सौभाग्य मिलेगा, पर सुबह की इस हड़बड़ी और जल्दबाजी में वो नहीं हुआ। न मैंने ये इच्छा रवि जी से जाहिर की, क्योंकि मैं उनके उच्छा पर पानी नहीं फेरना चाहता था। हमारी पूजा होते होते में ही परिक्रमा वासियों का सारा लोक समाज परिक्रमा पर आगे बढ़ा। हमने भी अनायास ही जल्दबाजी की, सारा सामान समेटा और फिर हम आश्रम परिसर में ही बने मां नर्मदा मंदिर में जाकर दर्शन कराए। कल शाम में ये मंदिर बंद हो गया था, तो हमें बाहर से ही दर्शन करने मिले थे। इसके बाद हमने आश्रम के बाबा जी से नोटबुक पर सील लगवाई और मैंने उनके द्वारा दी हुई चाय पी। पहले के परिक्रमावासी इस भाग्य से चूक गए। बाबा जी ने बताया कि कोई परिक्रमावासी अपनी कमीज कुर्ता रस्सी पर ही भूल गया है, तो अगर हमें वो लोग मिले तो हम उन्हें इस बाबत सूचना दे दें। हमने हामी भरी और हमारी आगे की परिक्रमा की शुरुआत रेल इंजन के हॉर्न की बाती नर्मदे हर के जय घोष से की। अब हम नीलकंठ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण रास्ते पर चलते हुए आगे किसी पटेल चंपन किसान बंधु के घर हमने इन सारे परिक्रमा वासियों को बैठे हुए देखा। हम उन्हें वो आश्रम में छूटे हुए कुर्ते की बात बताने रुके। किसान बंधु ने हमें भी चाय प्रसाद हेतु आमंत्रित किया। मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया। किसी ने अगर कुछ दिया तो वो प्रेम से स्वीकार करना, ये भी परिक्रमा का एक अघोषित सा नियम ही है। अतः मैंने वो चाय ली, अन्यथा अभी अभी ही मैं आश्रम से चाय पीकर निकला हूँ। अगले करीब 2 किलोमीटर तक हम सभी लोग थोड़े आगे पीछे अलग अलग समूह में चलते रहे, क्योंकि ये सारे परिक्रमावासी भी एक समूह नहीं है, वो भी भिन्न भिन्न गुट है। पर हमारा तो 2 लोगों का छोटा ही सा गुटका है, जिसमें हर तरह के स्वाद का आस्वाद हम ले रह सकते हैं। 2 किलोमीटर चलने के बाद आगे के 3 किलोमीटर बिल्कुल मैया के साथ साथ ही चलने का सुखद सौभाग्य हमें मिला। ऐसे सुबह के मौसम में मैया के साथ का ये मॉर्निंग वॉक बहुत ही आनंददायी और मीठा था। ये पढ़ने में जितना सरल और आनंदित करता लग रहा है, चलने में उतना ही कठिन और उतार चढ़ाव वाला रिस्की मार्ग था। इस यात्रा के बाद हम लोग शीलकंठ पहुँचे और तट पर ही बसे एक आश्रम में दर्शनों हेतु गए। नीलकंठ, शीलकंठ मुझे 2 जुड़वा भाइयों जैसे लगे। इस गांव से आगे अब किनारे से ही मार्ग नहीं है, ऐसा हमें मंदिर से पता चला। इस समय हमारे चेहरे पर ऐसे भाव थे
मानो किसी छोटे बच्चे से कह दिया जाए कि अब डब्बे की मिठाई समाप्त हो गई है। मजबूरन हमें भी ग्रामीण सड़क मार्ग का आधार लेकर आगे चलते रहना पड़ा। हम समेठी गांव की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी बन रही सड़क पर चलते हुए सामने की दिशा से आती कार के चालक ने हमें प्रत्येक को 20-20 रुपये दक्षिणा स्वरूप दिए। आगे चलते हुए 2 मोटरसाइकिल से आते व्यक्तियों ने हमें बताया कि आगे के गांव में हम आए, वहाँ वे हम सभी परिक्रमावासियों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। पीछे के परिक्रमावासियों को भी वे बताकर आए हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। इसके थोड़े ही समय बाद मोटरसाइकिल पर गांवों में जाकर बर्तन बेचने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति ने हमें नर्मदेहर किया और बताया कि हम लॉन्ग कट मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम उस पर विश्वास करें तो हमें खेतों से होते हुए जाना चाहिए ताकि हम कम समय से अधिक दूरी तय कर पाएंगे। किसी मुस्लिम का इस प्रकार कहना कि अगर आप मुझ पर विश्वास करें, ये बात मन को थोड़ी अजीब लगी। हमने उसे कहा कि आपने तो नर्मदेहर कहा है, तो हमें आपकी बात का पूर्ण विश्वास है। फिर उसके बताए मार्ग खेतों के बीच से हम आगे बढ़े। हमारे मार्ग बदलने के पूर्व पीछे के सारे परिक्रमावासी भी हमसे मिले तथा हमने उन्हें इस बर्तन बेचने वाले भैया की बात बताई, पर उनका मत है कि वो जहाँ भोजन प्रसाद का निमंत्रण है उसी गांव में जाएंगे। हमने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्होंने हमारी। इस तरह हम सभी के मार्ग अलग हो गए। अब खेतों के बीच से हम चलते हुए जा रहे हैं। करीब अगले आधे पौने घंटे तक हमने निर्जन से उस खेतों को पार किया। आसपास सुबह खेतों में दिए गए पानी की वजह से कीचड़ में तबलीन हुई पगडंडी पर चलना पड़ रहा है, तो थोड़ा फिसलन भरा भी है। यहाँ कोई नहीं जिससे हम मार्ग पूछ सके, पर हम तो मैया के भरोसे ही इस मार्ग पर आए थे, तो चलते ही रहे। कुछ देर बाद सामने दूसरा एक ग्रामीण डामर का रास्ता दिखाई दिया, जिस पर लोगों का आवागमन भी हो रहा था। हमारे पैरों में भी ये देख गति आ गई कि अगर हम गलत आ गए होंगे तो इन लोगों से पूछ सकते हैं। एक ग्रामीण ने हमसे पूछताछ की। उन्होंने बताया हम सही जा रहे हैं और हम मंजली गांव में हैं। इस गांव से गुजरते हुए एक घर से हमें अंदर आने हेतु निमंत्रण आया। हम गए। गृहस्वामी ने प्रेम से हमारा आदर आतिथ्य किया। इनका नाम श्री विनोद दुबे है। उन्होंने मुझे चाय दी तथा रवि जी को मीठा दही दिया। इसके बाद सरसा में हमें पता चला कि इस गांव के पंचकोशी में कोई भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है। पूछने पर पता चला कि ये पुराने समय से चली आ रही परंपरा है और ग्रामीणों का इस पर दृढ़ विश्वास है। लहसुन प्याज का सेवन करने से कुछ विपदा आती है, ऐसा भी लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है। बाहरी लोगों के या किसी काम के सिलसिले में आने और भोजन बनाने के दौरान प्याज का उपयोग करने से हुई दुर्घटनाओं का भी उन्होंने सविस्तर वर्णन किया। आज एकादशी है, इसलिए परिवार का बहुत ही आग्रह है कि अब हम भोजन तक यहीं उनके घर पर रुके। इतना आग्रह हुआ कि हम उन्हें मना नहीं कर पाए और भोजन तक रुकना हमने स्वीकार किया। अब हम उनके घर आराम से बैठ गए और दुबे जी से बातें करते रहे। उन्होंने बताया परिक्रमावासी यहाँ से जाते रहते हैं। परिक्रमा के विषय में उनसे बहुत बातें हुई। तब तक घर की माताओं ने हमारे लिए गरम रोटी, आलू की रसेदार सब्जी दोपहर 11:30 बजे भोजन प्रसाद हेतु हमें परोसी। हमने आनंद से भोजन किया। हमारे बहुत आग्रह पर भी दुबे जी हमारे साथ भोजन हेतु नहीं बैठे। आगे के मार्ग के विषय में हमने इनसे जानकारी ली। अब आगे हम कोलार नदी को पार करेंगे और फिर बावरी घाट की ओर बढ़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने हमें बताया। बर्तन आदि धोने के बाद हमने उनसे आगे बढ़ने की अनुमति ली। उनका कहना है हम थोड़ा विश्राम कर ले फिर जाए, पर हमने उन्हें समय की दिक्कत का हवाला दिया और नर्मदेहर करके उनसे विदा ली। कुछ ही दूरी तय करने के बाद गांव समाप्त हो गया और हम कोलार नदी के पास पहुंच गए। यहाँ कुछ ग्रामीण बालक धूप में नदी में छलांग लगाकर स्नान का आनंद ले रहे थे।
शायद ये भोपाल के पास से गुजरने वाली ही कोलार नदी है। इसके बाद हम अगले गांव में आए। चलते रुकते हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे के गांव में 2 छोटे स्कूली बालक बार बार हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। हम एक इमली के पेड़ की छाया में कुछ देर सुस्ताने बैठे तो वो हिम्मत करके हमारे पास आए और हमारे पास सुरीली है क्या ऐसा प्रश्न किया। हमने नहीं में उत्तर दिया। उनका मत है कि हमारे पास सुरीली अवश्य होगी, अधिकतर बाबा जी लोगों के पास रहती है। हमने सोचा शायद ये किसी अन्य वस्तु की बात कर रहे हैं जो हमारे पास हो, तो हमने उनसे कहा कि वो कैसी रहती है, हमें समझाओ। अगर हमारे पास होगी तो हम दे देंगे, पर वो संकोचवश समझाने में असमर्थ थे। हम भी जानते नहीं थे कि सुरीली क्या है, तो हम उन्हें दे नहीं पाए। बहुत बाद में आगे पता चला कि गांजा पीने की चीलम को सुरीली भी कहते हैं। तब हमें उन नादान बच्चों पर क्रोध भी आया और चिंता भी हुई। इस उम्र में नशा करने की आदत लगना उनके अगले सारे जीवन को नरक बना देगा। पर जब हमने सुरीली के अर्थ के विषय में जाना तब तक हम उस गांव से बहुत आगे बढ़ चुके थे। यहाँ इतने दूर से हम केवल उन 2 बच्चों का भला ही सोच सकते थे। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सुरीली भी नहीं। इस गांव के बाद भी आगे चलते रुकते चलते हम ग्रामीण मार्गों, खेतों आदि से आगे चलते जा रहे हैं। शाम 4 बजे हम बहुत अधिक थक गए और अब हम रुक जाना चाहते हैं, पर किसी भी उपयुक्त स्थान के अभाव में हम चल रहे हैं। अंतर्गतवा हमने शाम 6 बजे अंधेरा होते होते मर्दानापुर गांव में नर्मदा जी के तट पर बसे छोटे से श्री शिव मंदिर में आश्रय पाया। हम आज आंवली घाट पहुंच जाएंगे इस इच्छा से चले थे, पर अब तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। वह हमसे मिलने भोपाल से 65 किलोमीटर दूर से श्री विजेंद्र भैया और उनके मित्र नरेश जी आने वाले हैं। हम उन्हें हमारा कुछ सामान भी वापस देने वाले हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और जो बोझ बढ़ा रहा है। सूर्यास्त हो गया है, इसीलिए हम तट पर स्नान हेतु नहीं गए और पास ही बने हैंडपंप पर हमने स्नान किया और फिर पूजा की। यहाँ अकेले बाबा जी एक सरकारी भवन को आश्रम का स्वरूप देकर परिक्रमा वासियों की चिंता करते हैं। पूजन के बाद बाबा जी ने हमसे रात्रि भोजन प्रसाद के विषय में पूछताछ की। हमने हामी भरी तो उन्होंने हमें सारा सामान दिया। यहाँ LPG गैस है तो हमें लगा वो हमें उस पर भोजन बनाने देंगे, अतः हमने सारा सामान लिया। पर फिर उन्होंने बताया कि हमको बाहर जाकर चूल्हे पर ही सारा भोजन बनाना है। साथ ही आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने हमें रोटी बनाने का आग्रह किया, ना कि चावल दाल। और ये भी आग्रह किया कि हम आश्रम के पास के 2 कुत्तों के लिए भी एक एक रोटी अवश्य बनाएं। हमने सामान सहित बाहर आकर नीम के पेड़ के पास चूल्हा जलाकर भोजन बनाया। इस दौरान हमारी आपस में कुछ खटपट भी हुई, पर यह चूल्हा न जलने का गुस्सा था जो दोनों एक दूसरे पर निकाल रहे थे। हमने 7 रोटियां और आलू टमाटर बैगन की रसेदार सब्जी बनाई। इसके बाद बाहर का सारा सामान समेत हमने उन दोनों कुत्तों को एक एक रोटी दी तथा अंदर कक्ष में आने के बाद मैया को भोग लगा। मैंने 3 और रवि जी ने 2 रोटी ऐसा भोजन प्रसाद ग्रहण किया। स्वयं के हाथ से बने भोजन का स्वाद और संतोष कुछ अलग ही होता है। बाबा जी रात्रि में भोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने बनाने के पूर्व ही मना कर दिया था। भोजनोपरांत हमने सारे बर्तन ले जाकर आश्रम के चैनल गेट के पास धोए और फिर अपने आसनों पर आ गए। थोड़ी देर बातें करने और कल के दिन का विचार कर हम रात्रि 10 बजे सो गए। आज का हमने लगभग 38 किलोमीटर का प्रवास पूरा किया। यहाँ नर्मदा मैया एकदम पास 40 फीट दूर नीचे से बह रही है। ये स्थान मुझे कुछ गूढ़ सा महसूस हुआ। हो सकता है मेरे सोचने में कुछ वास्तविकता हो या केवल मेरे मन की कल्पना। रात्रि में हम मैया को अनुभूत कर पाए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नर्मदे हर।